हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में श्रेया का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में क्लास 12th के हिस्ट्री में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे हम लोग। वीआई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th और 12th दोनों का तैयारी कराया जा रहा है और पीवीआर क्लास चैप्टर वाइज एडिशन कराया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि जो वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन अगर सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, जमीन के अंदर से प्राप्त सामग्री पुरातत्व की श्रेणी में आती है। जो जमीन के अंदर से प्राप्त सामग्री होता है वही पुरातत्व की श्रेणी में आता है। यह सामग्री मिट्टी, पत्थर तथा धातुओं की हो सकती है। वो सामग्री कोई भी हो सकती है, चाहे मिट्टी चाहे हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे फिर धातु का हो, या फिर अन्य किसी भी चीज़ का हो। यह सामग्री इतिहास के लेखन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो जो सामग्री होती है वो इतिहास मतलब इतिहास देखे तो उसको काफ़ी दृष्टिकोण से उसको महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड में मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। उसमें क्या होता है कि जो प्रागैतिहासिक काल था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, मानव को लेखन का कला का ज्ञान नहीं था। उस समय पुरातात्विक सामग्री से ही इतिहास लिखे गए हैं। और उस समय क्या हुआ कि पुरातात्विक सामग्री से ही इतिहास लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसे आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये करेगा C14 विधि पुरातात्विक सामग्रियों की आयु ज्ञात करने की आधुनिक विधि है। जो C14 है, कार्बन 14 विधि है, वो पुरातात्विक सामग्री की आयु ज्ञात करने की आधुनिक विधि है। इसके अंतर्गत कार्बन क्षय के आधार पर इन विविध सामग्रियों की आयु ज्ञात होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कार्बन क्षय होते हैं उसके आधार पर विभिन्न विविध सामग्रियों का आयु ज्ञात होता है, क्योंकि पुरातत्व सामग्रियों में एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पुरातत्व सामग्रियों में एक निश्चित जो समय होता है, उसके बाद निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, मैं फिर से बता दूँ, जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th और 12th का और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, जो क्वेश्चन में इस हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्टिव, इसमें से ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार भी पूछ सकता है। तो आप इसमें से अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। ये पूछ रहा है कि जो महाजनपद से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, महाजनपद का क्षेत्र आज से एक राज्य के आकार का बड़ा क्षेत्र होता था। जो महाजनपद होता था वो क्षेत्र आज से एक राज्य के आकार का बड़ा क्षेत्र होता था। प्रारंभ में शासन की छोटी इकाई जन कहलाती थी। प्रारंभ में जो शासन की छोटी इकाई होती थी जन कहलाती थी, जो आगे यह विस्तृत होकर जनपद के रूप में मानी गई। जो आगे क्या हुई कि विस्तृत होकर जनपद के रूप में मानी गई। जनपद आधुनिक जिले के समकक्ष था। जो जनपद था वो आधुनिक जिले के समकक्ष था। आज भी यूपी के जिले जनपद के रूप में जाने जाते हैं। जो आज भी क्या होता है, जो यूपी के जिले होते हैं उसको जनपद के रूप में जाने जाते हैं। जनपद का विस्तृत क्षेत्र महाजनपद कहलाए। महाभारत के समय भारत में 16 महाजनपद थे। महाभारत के समय भारत में 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करें कि अशोक के धर्म के 2 सिद्धांतों को लिखे। तो अशोक का धर्म मुख्य रूप से मानव समुदाय का एक आचार संहिता था, जिनका संबंध बौद्ध धर्म से लगाया जाता था। जो अशोक का धर्म मुख्य था वो रूप से मानव समुदाय का एक आचार संहिता था, जिनका संबंध जो था वो बौद्ध धर्म से लगाया जाता था। इसके मुख्य रूप से अपने माता पिता गुरुजनों तथा बड़ों को सम्मान देने की बात कही गई है। इसमें इसके मुख्य रूप से जो होता है वो अपने माता पिता या फिर गुरुजनों या बड़ों को सम्मान देने की बात कही गई है, तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करने की बात कही गई है। यह मानव समुदाय का चारित्रिक तथा नैतिक उत्थान के लिए गया था। और आप सबको 6 कह रहा है कि महाभारत में वर्णित विवाह के 2 प्रकार बताइए। ये कह रहा है कि महाभारत में वर्णित होते हैं वो विवाह के 2 प्रकार बताइए। तो उस महाभारत में 6 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। जो महाभारत है उसमें 6 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्य तथा संस्कार विवाह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो जो 6 प्रकार का वर्णन किया गया है उसमें आर्य तथा संस्कार विवाह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस विवाह में माता पिता की सहमति ली जाती थी।
दूसरी तरफ लड़की के पिता द्वारा स्वेच्छा से जो दिया जाता था उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लिया जाता था। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार पूछ ले, तो आप लोग इसको अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण लिखे। तो बौद्ध धर्म के पतन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बौद्ध व्यवहारों का मुस्लिम आक्रमणियों का आक्रमण था, विशेषकर व्याख्यातिकर खिलजी का इन क्षेत्रों पर आक्रमण था। इसके पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण हिंदू धर्म के सुधार की प्रक्रिया, विशेषकर भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू धर्म में सुधार के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया बिल्कुल रुक सी गई। अगला सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अकबर ने जाजिया कर क्यों समाप्त कर दिया। तो इसका उत्तर है अकबर न सिर्फ मुगल वंश का महानतम शासक था, बल्कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शासक के रूप में याद किया जाता था। जो अकबर था वह न सिर्फ मुगल वंश का महानतम शासक था, बल्कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शासक के रूप में भी उसको याद किया जाता था। उसने पहले से प्रचलित भेदभावपूर्ण अनेक करों को समाप्त कर दिया। उसने क्या कहते हैं, पहले से जो प्रचलित भेदभावपूर्ण अनेक करों को समाप्त कर दिया था, जिनमें जजिया कर भी एक था। उसमें जो किया था उसमें एक जजिया कर भी था। यह कर विशेषकर हिंदुओं पर लगाया जाता था। जो ये कर था वो विशेषकर क्या लगाते थे, जो हिंदू लोग होते हैं उस पर लगाया जाता था। सबसे पहले इस कर को सिंध क्षेत्र में अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। सबसे पहले क्या होता है कि इस कर को सिंध क्षेत्र में अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। अगला सुन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ताजमहल की 2 मुख्य विशेषताएं लिखें। तो ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यजनक चीज़ों में एक माना जाता है। जो ताजमहल है वो विश्व के 7 आश्चर्यजनक चीज़ों में एक माना जाता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में अलग अलग समय में इसकी अलग अलग चमक है। यह दिन के सूर्य की रोशनी में, गोधूली बेला में तथा चांदनी रात में अलग अलग रोशनी प्रतीत होती है। इससे पिता दुर्ग भी चित्रकारी की गई है, इससे जिसे सफ़ेद संगमरमर की भी चित्रकारी की गई है। इसमें प्रकाश का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि व्यवस्था से जुड़ी एक व्यवस्था थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो भूमि व्यवस्था से जुड़ी एक व्यवस्था थी, जो अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई थी। और किसके द्वारा आरंभ की गई थी, जो अंग्रेज द्वारा आरंभ की गई थी। इसका मुख्य क्षेत्र मद्रास से मुंबई तक था। और जो इसका मुख्य क्षेत्र था वो मद्रास से मुंबई तक था। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने सीधे तौर पर भू राजस्व किसानों से वसूल किया। इसके अलावा मलवाड़ी तथा जिम्मेदारी व्यवस्था में किसान का ज़्यादा शोषण हुआ। तो हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। तो इसमें से इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लिया, क्योंकि हो सकता है इसमें से आप लोग क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।